लड़की आराम से तालाब में नहा रही थी। पूर्णिमा की रात की चांदनी में सफेद साड़ी में लिपटा उसका सुंदर रूप साफ दिख रहा था। राहगीर से अब रहा नहीं गया। उसने लड़की को आवाज लगाकर पूछा, ए लड़की, कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे उस तालाब के पास खींच रहा था। वह कदम बढ़ाकर पानी में उतर गया। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसका ध्यान केवल उस लड़की पर लगा हुआ था। जैसे ही वो लड़की के पास आया, ढकी अचानक से गायब हो गई। एक गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराना तालाब, लोग उसे शापित तालाब कहते थे। उस तालाब के बारे में कहा जाता कि जो भी वहां रात में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। पूर्णिमा की एक ठंडी और घने कोहरे वाली रात थी। एक राहगीर देर रात तालाब के पास से गुजर रहा था। आज तो बहुत देर हो गई। आज रात इसी गांव में रुक जाता हूँ। कल सुबह होते हैं आगे का सफर तय करूंगा। जैसे ही वह तालाब के करीब पहुंचा, उसे हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की तालाब में नहाती हुई दिखाई दी। लड़की का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी लंबी चोटी और सफेद कपड़े उसे अलग दिखा रहे थे। इस समय, इस सर्द रात को जंगल में ये लड़की अकेली क्या कर रही है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? पास जाकर देखता हूँ। उसने पास जाकर देखा। लड़की आराम से तालाब में नहा रही थी। पूर्णिमा की रात की चांदनी में सफेद साड़ी में लिपटा उसका सुंदर रूप साफ दिख रहा था। राहगीर से अब रहा नहीं गया। उसने लड़की को आवाज लगाकर पूछा, ए लड़की, कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे उस तालाब के पास खींच रहा था। वह कदम बढ़ाकर पानी में उतर गया। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसका ध्यान केवल उस लड़की पर लगा हुआ था। जैसे ही वो लड़की के पास आया, ढकी अचानक से गायब हो गई। अरे कहाँ गई वो? तभी पानी से एक हाथ निकला और उसको खींचकर तालाब के अंदर ले गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगले दिन रामू का शव तालाब के किनारे मिला। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर गहरी डर की छाया थी। आसपास गांव के लोग उसके शव को देख रहे थे। तभी उनमें से एक युवक बोला, मुखिया जी, आज इस तालाब ने एक और जान ले ली। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुखिया ने एक गहरी सांस ली और बोला, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमें इस शापित तालाब से मुक्ति मिलेगी। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग तालाब को शापित कहते थे और इस घटना ने उनके डर को और बढ़ा दिया। एक दिन अजय, जो मुखिया जी का पोता था, शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव आया। गांव आते ही उसे इस शापित तालाब के बारे में पता चला। उसने गांव वालों से तालाब के इतिहास के बारे में पूछा। गांव के बुजुर्ग रामपाल दादा ने बताया, यह तालाब साधारण नहीं है। यहाँ मीरा नाम की लड़की और उसका परिवार कुछ साल पहले डूब गया था। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। अजय ने पूछा, मीरा और उसके परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था? रामपाल दादा की आंखों में गहरी उदासी थी। उन्होंने कहा, ये एक दर्दनाक कहानी है बेटा। मीरा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी मासूमियत और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया था। लेकिन गांव के दबंग ठाकुर रमेश सिंह की नजरें उसके शरीर पर थीं। रमेश एक लालची और क्रूर व्यक्ति था। वह मीरा को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रमेश ने मीरा के परिवार को रिश्ता भेजा, लेकिन मीरा के पिता ने इसे ठुकरा दिया। मीरा के पिता शिवनारायण एक ईमानदार किसान थे। उन्होंने रमेश से साफ कह दिया, हम अपनी बेटी की शादी एक लालची और निर्दयी इंसान से नहीं करेंगे। रमेश इस अपमान से आग बबूला हो गया
उसने मीरा और उसके परिवार से बदला लेने की ठान ली। एक रात रमेश ने अपने आदमियों के साथ मिलकर शिवनारायण के घर आग लगा दी। मीरा और उसका परिवार जान बचाने के लिए तालाब की ओर भागा, लेकिन रमेश ने उन्हें वहां भी घेर लिया। मीरा ने रमेश से विनती की, हमारा पीछा छोड़ दो। लेकिन रमेश ने कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। अभी भी समय है, मेरी बन जाओ। मीरा ने रमेश को गुस्से से देखा और कहा, मीरा अपनी जान दे देगी पर तुझसे शादी नहीं करेगी। इतना कहकर मीरा तालाब में कूद गई। मीरा को पानी में डूबते देख उसके माता पिता भी तालाब में कूद गए और इसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। मीरा की आत्मा आज भी उस तालाब में कैद हो गई। मीरा हर रात तालाब में नहाती है और जो भी उसे देखता है वो कभी वापस नहीं आता। अजय ने इन बातों को सुनकर तय किया कि वह रात को इस तालाब के पास जाकर तालाब के रहस्य को सुलझाएगा। उस रात वो अपने घर सभी के सोने का इंतजार कर रहा था। आधी रात को जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उसी समय वो उस तालाब की ओर निकल पड़ा। हल्का कोहरा छाया हुआ था, गांव में सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वो उस तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि तालाब के पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। चारों ओर कोहरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। तभी अजय के कानों में पानी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगा मानो पानी में कोई उतरा हो। उसने अपनी टार्च घुमाई। उसने देखा कि तालाब के बीचों बीच एक सुंदर लड़की, जिसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी है, नहा रही थी। उसने अजय को देखा और मुस्कुराकर अजय को अपनी ओर आने का इशारा किया। मीरा का इशारा पाते ही अजय को ना जाने क्या हुआ, वह धीरे धीरे तालाब की ओर चल दिया। मीरा उसे बुला रही थी। अजय धीरे धीरे तालाब के गहरे पानी में उतरता जा रहा था। पीछे से मुखिया जी की आवाज आती है, रुक जाओ अजय, आगे मत बढ़ना। मुखिया की आवाज सुनकर अजय को होश आता है। मुखिया जी के पीछे से कुछ और गांव वाले हाथों में जलती हुई मशाल लेकर वहां आ जाते हैं। अजय तालाब से बाहर आता है। उसके बाहर निकलते ही तालाब में लहरें उठने लगीं। अचानक मीरा की आत्मा पानी से बाहर आई। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग काया हो? तुम्हारे सामने उस पापी रमेश ने मेरे परिवार को मार डाला, लेकिन तुम लोग चुप रहे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुखिया ने मीरा की बात सुनकर कहा, ऐसा मत कहो मीरा, हम लोग कायर नहीं हैं। जब रमेश की हरकत की वजह से तुम्हारे परिवार की जान गई, उसी दिन से रमेश के साथ गांव वालों ने सारे संबंध खत्म कर दिए। रमेश शराब पीने का आदी था और इसी कारण पिछले साल वो शराब पीकर कुएं में गिर गया और मर गया। उसकी मौत के बाद उसका परिवार भी अब यहाँ नहीं रहता है। हम जानते हैं तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तुम हमें बताओ कि हम तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्ति दे सकते हैं। मीरा ने कहा, रमेश मर गया, लेकिन उसका घर अभी भी मुझे इसी गांव में बार बार उस पापी की याद दिलाता है। जब तक इस गांव में उसकी कोई भी निशानी बाकी रहेगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना सुनकर अजय ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने साथ लेकर रमेश के खाली पड़े टूटे फूटे मकान को आग लगा दी। जैसे ही मकान को आग लगी, मीरा और उसके माता पिता की आत्माएं तालाब से बाहर निकली। मीरा ने कहा, अब हमें शांति मिल गई है। इतना कहकर वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद तालाब एक साधारण जलाशय बन गया। रात का वक्त था और आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव की सुनसान सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। यह सड़क गांव की सबसे रहस्यमयी जगह राजपुर हवेली की ओर जाती थी। लेकिन इस हवेली के बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। हर पूर्णिमा की रात यहां से एक लड़की के रोने की आवाज आती थी। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या इसमें कोई सच्चाई छुपी थी? मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा। मुझे जानना है कि इस हवेली का सच क्या है। राहुल, गांव का एक साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली में जाकर सब कुछ खुद देखेगा। उस रात पूर्णिमा थी। हवेली से रोने की आवाजें आने की उम्मीद थी। राहुल ने दोस्तों के मना करने के बावजूद अकेले जाने का फैसला किया। राहुल हवेली के पास पहुंचता है। पुराना लोहे का गेट जंग खा चुका है।
जैसे ही वह उसे खोलता है, जंग की चिड़चिड़ाहट पूरे माहौल को और डरावना बना देती है। क्या ये सच में इतनी डरावनी है जितना लोग कहते हैं? चलो देखते हैं। राहुल हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ता है। हवेली का हर कोना रहस्य से भरा हुआ था। राहुल के अंदर जाते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। तभी रोने की हल्की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज, क्या ये वही है जिसके बारे में सब कहते हैं? राहुल आवाज की दिशा में बढ़ता है। आवाज हवेली की ऊपरी मंजिल से आ रही है। राहुल एक पुराने दरवाजे के पास रुकता है जिसके नीचे से रोशनी झांक रही है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। राहुल, हिम्मत करो, अब पीछे नहीं हट सकते। वह धीरे से दरवाजा खोलता है। कमरे के बीच में एक लड़की सफेद कपड़ों में बैठी है, बाल बिखरे हुए। उसके सिसकने की आवाज गूंज रही है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की सिर नहीं उठाती, बस रोती रहती है। मैं मदद करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तभी लड़की सिर उठाती है। उसकी आंखें खाली और सफेद हैं। राहुल घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा घर था। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन एक रात धोखे से मेरी हत्या कर दी गई। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। हर पूर्णिमा की रात मैं अपनी मुक्ति के लिए रोती हूँ। तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्ति मिल सकती है? इस हवेली में एक ताबीज है जो मेरे कमरे के नीचे दबा हुआ है। जब तक वो ताबीज यहाँ है, मैं मुक्त नहीं हो सकती। राहुल लड़की के बताए अनुसार फर्श पर बने छेद को खोदने लगता है। कुछ देर बाद एक ताबीज मिलता है। जैसे ही राहुल ने ताबीज उठाया, हवेली में हल्की रोशनी फैल गई। लड़की की आत्मा ने एक अंतिम बार राहुल की ओर देखा। अब मैं मुक्त हो रही हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। लड़की गायब हो जाती है। हवेली में फैली ठंडक और डर का माहौल खत्म हो जाता है। राहुल हवेली से बाहर निकलता है। अगली सुबह वह गांव लौटकर सबको हवेली के रहस्य के बारे में बताता है। तो क्या अब हवेली में कोई डर नहीं है? नहीं, अब वहाँ सब कुछ ठीक है। राहुल हवेली की ओर दोबारा देखता है। अचानक उसे याद आता है कि वह ताबीज उसके पास नहीं है। ताबीज कहाँ गया? क्या वह कहीं गायब हो गया या किसी और के पास पहुंच गया? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या आप जानते हैं ताबीज कहाँ है? तो दोस्तों, क्या राहुल ने सच में हवेली को मुक्त किया या कहानी अभी बाकी है? रात का घना अंधेरा था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की चमक कभी कभी आसमान को रोशन कर देती और उसके साथ तेज गड़गड़ाहट से माहौल और डरावना हो जाता। ऐसे ही मौसम में एक युवक जिसका नाम विवेक था, अपने घर की ओर लौट रहा था। उसे शहर से दूर स्थित एक पुराने गांव में पहुंचना था, जहां उसका पैतृक घर था। विवेक कई सालों से शहर में रह रहा था, लेकिन गांव में कोई खास वजह से उसे वापस आना पड़ा था। उसकी दादी ने उसे एक खत भेजा था, जिसमें लिखा था कि वह तुरंत गांव आ जाए, क्योंकि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। विवेक को यह खत बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसकी दादी आमतौर पर खत नहीं लिखती थी, लेकिन वह उनके बुलावे को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए वह गांव लौट आया। जब वह गांव पहुंचा, तब तक रात गहरा चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान थीं और बारिश की वजह से हर जगह कीचड़ भर गया था। दादी का घर गांव के किनारे एक पुरानी हवेली जैसा था, जो अब काफी वीरान लगने लगा था। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर चीज पर धूल जमी थी। विवेक ने दरवाजा खटखाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा और भी डरावना था। घर की हर चीज पुरानी और जर्जर हालत में थी। हवा के साथ खिड़कियों के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। वह दादी को आवाज देता हुआ अंदर बढ़ा, दादी आप कहां हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम को धीरे धीरे पुकार रहा हो, विवेक। वह तुरंत ऊपर की ओर दौड़ा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि दादी का कमरा खुला हुआ था, लेकिन जब उसने अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था।
कमरे में सिर्फ एक पुराना चूल्हा हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी यहाँ से उठा हो। विवेक अब डर और उलझन में था। उसने सोचा कि शायद दादी कहीं और चली गई हो, लेकिन तभी उसे कमरे के कोने में एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर धूल की मोटी परत थी और ये वर्षों से शायद किसी ने खोला भी नहीं था। विवेक की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने संदूक को खोला और अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उसमें लिखावट अब भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने पहला पन्ना खोला और जो कुछ उसने पढ़ा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, यह हवेली एक रहस्य छिपाए हुए है। इस घर में एक काला साया है जो पीढ़ियों से हमारे परिवार के साथ बंधा हुआ है। वह साया हमें कभी नहीं छोड़ता और अब उसका अगला शिकार विवेक है। मैं चाहती हूं कि वह इस सच्चाई से पहले ही वाकिफ हो जाए, क्योंकि यह साया उसे खत्म करने वाला है। विवेक के हाथ से डायरी गिर गई। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसे कमरे के दरवाजे पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा और वहां उसकी दादी खड़ी थी, लेकिन उनका चेहरा अजीब सा था, सूना और भावहीन। उनकी आंखें खाली और ठंडी थीं, जैसे उनमें कोई जान न हो। विवेक ने कांपते हुए कहा, दादी, यह सब क्या है? यह डायरी में क्या लिखा है? दादी ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और धीरे धीरे बोली, तुम्हें सच जानना ही होगा विवेक। यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं है, यह एक कैद है। यहाँ एक आत्मा बंधी हुई है जिसने हमारी पूरी पीढ़ियों को अपने चंगुल में लिया है और अब उसकी निगाहें तुम पर हैं। विवेक को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। आत्मा? यह सब क्या है? दादी ने कहा, तुम्हारे पिता भी इसी साए का शिकार बने थे और अब यह तुम्हें लेने आया है। इस हवेली से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, तुम्हें इसे खत्म करना होगा। उस संदूक में एक पुरानी ताबीज है जिसे इस घर के तहखाने में ले जाकर जलाना होगा, तभी यह साया तुम्हें छोड़ देगा। विवेक की घबराहट अब चरम पर थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उस संदूक में ताबीज ढूंढने लगा। जैसे ही उसने ताबीज निकाली, हवेली में तेज हवाओं का झोंका आया और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कुछ अदृश्य ताकत उसके आसपास मंडरा रही हो। विवेक तेजी से तहखाने की ओर दौड़ा, जहां दादी ने उसे जाने के लिए कहा था। तहखाना बहुत अंधेरा और ठंडा था और वहां का माहौल बेहद डरावना था, लेकिन वह ताबीज जलाने के लिए आग ढूंढने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा और सामने वही काला साया खड़ा था, भयानक और डरावना। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। विवेक ने डर के बावजूद ताबीज को आग में डाल दिया। जैसे ही ताबीज जली, हवेली में अचानक एक तेज चीख गूंजी और वह काला साया धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। विवेक ने राहत की सांस ली। साया अब जा चुका था। उसने ऊपर जाकर देखा कि दादी अब सामान्य थीं। उनकी आंखों में फिर से जीवन लौट आया था। उन्होंने विवेक को गले लगाया और कहा, तुमने हमें उस श्राप से मुक्त कर दिया। अब यह हवेली फिर कभी नहीं बोलेगी। लेकिन जब विवेक ने हवेली के बाहर कदम रखा तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, विवेक, हम फिर मिलेंगे। विवेक रुक गया, लेकिन उस पीछे मुड़कर नहीं। वह कुछ कदम कुएं के पास बढ़ा और उसके अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। तभी एक हल्की सी आवाज आई, किसी की धीमी धीमी पुकार। विक्रम ने कान लगाकर सुना। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही आवाज थी जिसके बारे में लोगों ने उसे बताया था। रात के सन्नाटे में घिरा हुआ एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था मीरगंज। यहां के लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक अजीब बात थी जो सभी को परेशान करती थी। कस्बे के ठीक बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग गुमनाम कुआं कहते थे। कहा जाता था कि उस कुएं से रात के समय किसी की मदद के लिए पुकारने की आवाज आती है, लेकिन जो भी उस आवाज को सुनकर कुएं के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कस्बे के लोग इतने डरे हुए थे कि अब उस कुएं के पास जाना तो दूर, वे उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते थे। किसी को नहीं पता था कि इस रहस्य के पीछे क्या है, लेकिन एक बात तय थी, इस कुएं में कुछ था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। विक्रम, जो एक खोजी पत्रकार था, इस रहस्य को सुलझाने के लिए मीरगंज आया था। उसे इस अजीब और गरीब कहानी के बारे में एक पुराने अखबार से पता चला था
और उसका मानना था कि इस सब के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर होगी। वह बिना किसी डर के उस कुएं के रहस्य की तह तक पहुंचना चाहता था। विक्रम ने मिरगंज के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबने उसे इस मामले से दूर रहने की सलाह दी। कस्बे के एक बुजुर्ग ने उसे खास तौर पर चेताया। बेटा, अगर तुम्हें अपनी जान की सलामती प्यारी है तो उस कुएं के पास मत जाना। वहां जो जाता है वापस नहीं आता। लेकिन विक्रम पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि वह इस गुत्थी को सुलझाए बिना वापस नहीं जाएगा। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों को तैयार किया और रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, विक्रम कुएं की ओर चल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। कस्बे की गलियां सुनसान थीं और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। विक्रम जब कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह कुआं बेहद पुराना और जर्जर हो चुका था। उसके चारों ओर उग आई झाड़ियां उसे और भी भयानक बना रही थीं। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वह कुछ कदम कुएं के पास बढ़ा और उसके अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। तभी एक हल्की सी आवाज आई, किसी की धीमी धीमी पुकार। विक्रम ने कान लगाकर सुना। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही आवाज थी जिसके बारे में लोगों ने उसे बताया था। वह थोड़ी देर के लिए रुका, सोचने लगा कि क्या यह उसकी कल्पना थी या वास्तव में किसी की आवाज थी। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और तेज, जैसे कोई बहुत पास से बोल रहा हो। कौन है? तुम कहाँ हो? विक्रम ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा की तेज सरसराहट और उस अजीब पुकार की गूंज। विक्रम ने बिना समय गंवाए कैमरा चालू किया और कुएं के पास और करीब गया। उसने झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखा। कुएं की गहराई बेहद ज्यादा थी और वहां का अंधकार घना था। अचानक से कुएं के अंदर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। विक्रम एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि डरने से कोई फायदा नहीं होगा। तभी एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने विक्रम को पीछे से धक्का दिया हो। वह संतुलन खो बैठा और कुएं की ओर गिरने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुएं के पत्थरों पर फिसल गए और वह कुएं में गिर पड़ा। अंधेरा घना था और गिरते ही वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अजीब जगह पाया। वह अब कुएं के भीतर था, लेकिन यह कोई साधारण कुआं नहीं था। वहां एक लंबी संकरी सुरंग थी और उसके चारों ओर अजीब-ओ-गरीब चित्र बने हुए थे। सुरंग के अंत में हल्की रोशनी थी और एक अजीब सी गंध उसके नथुनों में भर रही थी। विक्रम ने खुद को उठाया और उस रोशनी की ओर बढ़ा। उसके दिल में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। यह सुरंग कहां जाती है? और सबसे बड़ी बात, वह आवाज किसकी थी? जब वह रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का तख्त पड़ा था और उस तख्त के चारों ओर कई लोग खड़े थे। लेकिन वे लोग इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे बेजान और आंखें बिल्कुल काली थीं। विक्रम ने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उनमें से एक ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने कांपते हुए कहा, मैं जानना चाहता था कि इस कुएं का रहस्य क्या है। उस व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने एक गलती की है। जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। ये कुआं एक द्वार है और हम इसके रक्षक हैं। तुम्हें भी अब इसी का हिस्सा बनना होगा। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह लोग अब उसकी ओर बढ़ने लगे।
कमरा अचानक से ठंडा हो गया और उसकी सांसें जैसे रुकने लगीं। विक्रम पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अंतहीन गहराई में गिर रहा हो। जब वह दोबारा जागा तो वह कुएं के बाहर था, ठीक उसी जगह जहां वह गिरा था। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। उसकी याददाश्त धुंधली थी और उसे ठीक ठीक याद नहीं था कि अंदर क्या हुआ था। वह जल्दी से उठकर कस्बे की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे देखकर हैरानी जताई। तुम लौट आए? ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वालों ने पूछा। विक्रम ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ लेकर आया हूं। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसकी धड़कन तेज हो गई। कैमरे में कुएं के अंदर की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन आखिरी फ्रेम में एक काली आकृति उसके पीछे खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने कुएं के अंदर देखी थी। वह आकृति अब भी उसे देख रही थी। विक्रम बिना कुछ कहे कस्बे से चला गया, लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि वह अब भी उस गुमनाम कुएं का एक हिस्सा है। लड़की आराम से तालाब में नहा रही थी। पूर्णिमा की रात की चांदनी में सफेद साड़ी में लिपटा उसका सुंदर रूप साफ दिख रहा था। राहगीर से अब रहा नहीं गया। उसने लड़की को आवाज लगाकर पूछा, ए लड़की, कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे उस तालाब के पास खींच रहा था। वह कदम बढ़ाकर पानी में उतर गया। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसका ध्यान केवल उस लड़की पर लगा हुआ था। जैसे ही वो लड़की के पास आया, ढकी अचानक से गायब हो गई। एक गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराना तालाब, लोग उसे शापित तालाब कहते थे। उस तालाब के बारे में कहा जाता कि जो भी वहां रात में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। पूर्णिमा की एक ठंडी और घने कोहरे वाली रात थी। एक राहगीर देर रात तालाब के पास से गुजर रहा था। आज तो बहुत देर हो गई। आज रात इसी गांव में रुक जाता हूँ। कल सुबह होते हैं आगे का सफर तय करूंगा। जैसे ही वह तालाब के करीब पहुंचा, उसे हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की तालाब में नहाती हुई दिखाई दी। लड़की का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी लंबी चोटी और सफेद कपड़े उसे अलग दिखा रहे थे। इस समय, इस सर्द रात को जंगल में ये लड़की अकेली क्या कर रही है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? पास जाकर देखता हूँ। उसने पास जाकर देखा। लड़की आराम से तालाब में नहा रही थी। पूर्णिमा की रात की चांदनी में सफेद साड़ी में लिपटा उसका सुंदर रूप साफ दिख रहा था। राहगीर से अब रहा नहीं गया। उसने लड़की को आवाज लगाकर पूछा, ए लड़की, कौन हो तुम और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसे उस तालाब के पास खींच रहा था। वह कदम बढ़ाकर पानी में उतर गया। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसका ध्यान केवल उस लड़की पर लगा हुआ था। जैसे ही वो लड़की के पास आया, ढकी अचानक से गायब हो गई। अरे कहाँ गई वो? तभी पानी से एक हाथ निकला और उसको खींचकर तालाब के अंदर ले गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगले दिन रामू का शव तालाब के किनारे मिला। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर गहरी डर की छाया थी। आसपास गांव के लोग उसके शव को देख रहे थे। तभी उनमें से एक युवक बोला, मुखिया जी, आज इस तालाब ने एक और जान ले ली। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुखिया ने एक गहरी सांस ली और बोला, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हमें इस शापित तालाब से मुक्ति मिलेगी। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई।
लोग तालाब को शापित कहते थे और इस घटना ने उनके डर को और बढ़ा दिया। एक दिन अजय, जो मुखिया जी का पोता था, शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव आया। गांव आते ही उसे इस शापित तालाब के बारे में पता चला। उसने गांव वालों से तालाब के इतिहास के बारे में पूछा। गांव के बुजुर्ग रामपाल दादा ने बताया, यह तालाब साधारण नहीं है। यहाँ मीरा नाम की लड़की और उसका परिवार कुछ साल पहले डूब गया था। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। अजय ने पूछा, मीरा और उसके परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था? रामपाल दादा की आंखों में गहरी उदासी थी। उन्होंने कहा, ये एक दर्दनाक कहानी है बेटा। मीरा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी मासूमियत और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया था। लेकिन गांव के दबंग ठाकुर रमेश सिंह की नजरें उसके शरीर पर थीं। रमेश एक लालची और क्रूर व्यक्ति था। वह मीरा को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रमेश ने मीरा के परिवार को रिश्ता भेजा, लेकिन मीरा के पिता ने इसे ठुकरा दिया। मीरा के पिता शिवनारायण एक ईमानदार किसान थे। उन्होंने रमेश से साफ कह दिया, हम अपनी बेटी की शादी एक लालची और निर्दयी इंसान से नहीं करेंगे। रमेश इस अपमान से आग बबूला हो गया। उसने मीरा और उसके परिवार से बदला लेने की ठान ली। एक रात रमेश ने अपने आदमियों के साथ मिलकर शिवनारायण के घर आग लगा दी। मीरा और उसका परिवार जान बचाने के लिए तालाब की ओर भागा, लेकिन रमेश ने उन्हें वहां भी घेर लिया। मीरा ने रमेश से विनती की, हमारा पीछा छोड़ दो। लेकिन रमेश ने कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। अभी भी समय है, मेरी बन जाओ। मीरा ने रमेश को गुस्से से देखा और कहा, मीरा अपनी जान दे देगी पर तुझसे शादी नहीं करेगी। इतना कहकर मीरा तालाब में कूद गई। मीरा को पानी में डूबते देख उसके माता पिता भी तालाब में कूद गए और इसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। मीरा की आत्मा आज भी उस तालाब में कैद हो गई। मीरा हर रात तालाब में नहाती है और जो भी उसे देखता है वो कभी वापस नहीं आता। अजय ने इन बातों को सुनकर तय किया कि वह रात को इस तालाब के पास जाकर तालाब के रहस्य को सुलझाएगा। उस रात वो अपने घर सभी के सोने का इंतजार कर रहा था। आधी रात को जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, उसी समय वो उस तालाब की ओर निकल पड़ा। हल्का कोहरा छाया हुआ था। गांव में सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वो उस तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि तालाब के पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। चारों ओर कोहरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। तभी अजय के कानों में पानी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगा मानो पानी में कोई उतरा हो। उसने अपनी टार्च घुमाई। उसने देखा कि तालाब के बीचों बीच एक सुंदर लड़की, जिसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी है, नहा रही थी। उसने अजय को देखा और मुस्कुराकर अजय को अपनी ओर आने का इशारा किया। मीरा का इशारा पाते ही अजय को ना जाने क्या हुआ। वह धीरे धीरे तालाब की ओर चल दिया। मीरा उसे बुला रही थी। अजय धीरे धीरे तालाब के गहरे पानी में उतरता जा रहा था। पीछे से मुखिया जी की आवाज आती है, रुक जाओ अजय, आगे मत बढ़ना। मुखिया की आवाज सुनकर अजय को होश आता है। मुखिया जी के पीछे से कुछ और गांव वाले हाथों में जलती हुई मशाल लेकर वहां आ जाते हैं। अजय तालाब से बाहर आता है। उसके बाहर निकलते ही तालाब में लहरें उठने लगीं। अचानक मीरा की आत्मा पानी से बाहर आई। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम लोग काया हो? तुम्हारे सामने उस पापी रमेश ने मेरे परिवार को मार डाला, लेकिन तुम लोग चुप रहे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुखिया ने मीरा की बात सुनकर कहा, ऐसा मत कहो मीरा, हम लोग कायर नहीं हैं। जब रमेश की हरकत की वजह से तुम्हारे परिवार की जान गई, उसी दिन से रमेश के साथ गांव वालों ने सारे संबंध खत्म कर दिए। रमेश शराब पीने का आदी था और इसी कारण पिछले साल वो शराब पीकर कुएं में गिर गया और मर गया। उसकी मौत के बाद उसका परिवार भी अब यहाँ नहीं रहता है। हम जानते हैं तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तुम हमें बताओ कि हम तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्ति दे सकते हैं। मीरा ने कहा, रमेश मर गया,
लेकिन उसका घर अभी भी मुझे इसी गांव में बार बार उस पापी की याद दिलाता है। जब तक इस गांव में उसकी कोई भी निशानी बाकी रहेगी, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इतना सुनकर अजय ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने साथ लेकर रमेश के खाली पड़े टूटे फूटे मकान को आग लगा दी। जैसे ही मकान को आग लगी, मीरा और उसके माता पिता की आत्माएं तालाब से बाहर निकली। मीरा ने कहा, अब हमें शांति मिल गई है। इतना कहकर वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद तालाब एक साधारण जलाशय बन गया। रात का वक्त था और आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव की सुनसान सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। यह सड़क गांव की सबसे रहस्यमयी जगह राजपुर हवेली की ओर जाती थी। लेकिन इस हवेली के बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। हर पूर्णिमा की रात यहां से एक लड़की के रोने की आवाज आती थी। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या इसमें कोई सच्चाई छुपी थी? मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा। मुझे जानना है कि इस हवेली का सच क्या है। राहुल, गांव का एक साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली में जाकर सब कुछ खुद देखेगा। उस रात पूर्णिमा थी। हवेली से रोने की आवाजें आने की उम्मीद थी। राहुल ने दोस्तों के मना करने के बावजूद अकेले जाने का फैसला किया। राहुल हवेली के पास पहुंचता है। पुराना लोहे का गेट जंग खा चुका है। जैसे ही वह उसे खोलता है, जंग की चिड़चिड़ाहट पूरे माहौल को और डरावना बना देती है। क्या ये सच में इतनी डरावनी है जितना लोग कहते हैं? चलो देखते हैं। राहुल हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ता है। हवेली का हर कोना रहस्य से भरा हुआ था। राहुल के अंदर जाते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। तभी रोने की हल्की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज, क्या ये वही है जिसके बारे में सब कहते हैं? राहुल आवाज की दिशा में बढ़ता है। आवाज हवेली की ऊपरी मंजिल से आ रही है। राहुल एक पुराने दरवाजे के पास रुकता है जिसके नीचे से रोशनी झांक रही है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। राहुल, हिम्मत करो, अब पीछे नहीं हट सकते। वह धीरे से दरवाजा खोलता है। कमरे के बीच में एक लड़की सफेद कपड़ों में बैठी है, बाल बिखरे हुए। उसके सिसकने की आवाज गूंज रही है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की सिर नहीं उठाती, बस रोती रहती। मैं मदद करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तभी लड़की सिर उठाती है। उसकी आंखें खाली और सफेद हैं। राहुल घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा घर था। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन एक रात धोखे से मेरी हत्या कर दी गई। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। हर पूर्णिमा की रात मैं अपनी मुक्ति के लिए रोती हूँ। तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्ति मिल सकती है? इस हवेली में एक ताबीज है जो मेरे कमरे के नीचे दबा हुआ है। जब तक वो ताबीज यहाँ है, मैं मुक्त नहीं हो सकती। राहुल लड़की के बताए अनुसार फर्श पर बने छेद को खोदने लगता है। कुछ देर बाद एक ताबीज मिलता है। जैसे ही राहुल ने ताबीज उठाया, हवेली में हल्की रोशनी फैल गई। लड़की की आत्मा ने एक अंतिम बार राहुल की ओर देखा। अब मैं मुक्त हो रही हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। लड़की गायब हो जाती है। हवेली में फैली ठंडक और डर का माहौल खत्म हो जाता है। राहुल हवेली से बाहर निकलता है। अगली सुबह वह गांव लौटकर सबको हवेली के रहस्य के बारे में बताता है। तो क्या अब हवेली में कोई डर नहीं है? नहीं, अब वहाँ सब कुछ ठीक है। राहुल हवेली की ओर दोबारा देखता है। अचानक उसे याद आता है कि वह ताबीज उसके पास नहीं है। ताबीज कहाँ गया? क्या वह कहीं गायब हो गया या किसी और के पास पहुंच गया? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या आप जानते हैं ताबीज कहाँ है? तो दोस्तों, क्या राहुल ने सच में हवेली को मुक्त किया या कहानी अभी बाकी है? रात का घना अंधेरा था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की चमक कभी कभी आसमान को रोशन कर देती।
और उसके साथ तेज गड़गड़ाहट से माहौल और डरावना हो जाता। ऐसे ही मौसम में एक युवक जिसका नाम विवेक था अपने घर की ओर लौट रहा था। उसे शहर से दूर स्थित एक पुराने गांव में पहुंचना था जहां उसका पैतृक घर था। विवेक कई सालों से शहर में रह रहा था, लेकिन गांव में कोई खास वजह से उसे वापस आना पड़ा था। उसकी दादी ने उसे एक खत भेजा था जिसमें लिखा था कि वह तुरंत गांव आ जाए क्योंकि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। विवेक को यह खत बहुत अजीब लगा क्योंकि उसकी दादी आमतौर पर खत नहीं लिखती थी, लेकिन वह उनके बुलावे को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए वह गांव लौट आया। जब वह गांव पहुंचा तब तक रात गहरा चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान थीं और बारिश की वजह से हर जगह कीचड़ भर गया था। दादी का घर गांव के किनारे एक पुरानी हवेली जैसा था जो अब काफी वीरान लगने लगा था। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर चीज पर धूल जमी थी। विवेक ने दरवाजा खटखाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा और भी डरावना था। घर की हर चीज पुरानी और जर्जर हालत में थी। हवा के साथ खिड़कियों के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। वह दादी को आवाज देता हुआ अंदर बढ़ा, दादी आप कहां हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम को धीरे धीरे पुकार रहा हो, विवेक। वह तुरंत ऊपर की ओर दौड़ा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि दादी का कमरा खुला हुआ था, लेकिन जब उसने अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ एक पुराना चूल्हा हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी यहां से उठा हो। विवेक अब डर और उलझन में था। उसने सोचा कि शायद दादी कहीं और चली गई हो, लेकिन तभी उसे कमरे के कोने में एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर धूल की मोटी परत थी और यह वर्षों से शायद किसी ने खोला भी नहीं था। विवेक की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने संदूक को खोला और अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उसमें लिखावट अब भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने पहला पन्ना खोला और जो कुछ उसने पढ़ा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, यह हवेली एक रहस्य छिपाए हुए है। इस घर में एक काला साया है जो पीढ़ियों से हमारे परिवार के साथ बंधा हुआ है। वह साया हमें कभी नहीं छोड़ता और अब उसका अगला शिकार विवेक है। मैं चाहती हूं कि वह इस सच्चाई से पहले ही वाकिफ हो जाए, क्योंकि यह साया उसे खत्म करने वाला है। विवेक के हाथ से डायरी गिर गई। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसे कमरे के दरवाजे पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा और वहां उसकी दादी खड़ी थी, लेकिन उनका चेहरा अजीब सा था, सूना और भावहीन। उनकी आंखें खाली और ठंडी थीं, जैसे उनमें कोई जान न हो। विवेक ने कांपते हुए कहा, दादी यह सब क्या है? यह डायरी में क्या लिखा है? दादी ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और धीरे धीरे बोली, तुम्हें सच जानना ही होगा विवेक। यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं है, यह एक कैद है। यहाँ एक आत्मा बंधी हुई है जिसने हमारी पूरी पीढ़ियों को अपने चंगुल में लिया है और अब उसकी निगाहें तुम पर हैं। विवेक को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। आत्मा? यह सब क्या है? दादी ने कहा, तुम्हारे पिता भी इसी साय का शिकार बने थे और अब यह तुम्हें लेने आया है। इस हवेली से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, तुम्हें इसे खत्म करना होगा। उस संदूक में एक पुरानी ताबीज है जिसे इस घर के तहखाने में ले जाकर जलाना होगा, तभी यह साया तुम्हें छोड़ देगा। विवेक की घबराहट अब चरम पर थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उस संदूक में ताबीज ढूंढने लगा। जैसे ही उसने ताबीज निकाली, हवेली में तेज हवाओं का झोंका आया और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कुछ अदृश्य ताकत उसके आसपास मंडरा रही हो। विवेक तेजी से तहखाने की ओर दौड़ा, जहां दादी ने उसे जाने के लिए कहा था। तहखाना बहुत अंधेरा और ठंडा था और वहां का माहौल बेहद डरावना था, लेकिन वह ताबीज जलाने के लिए आग ढूंढने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा और सामने वही काला साया खड़ा था, भयानक और डरावना। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। विवेक ने डर के बावजूद ताबीज को आग में डाल दिया। जैसे ही ताबीज जली, हवेली में अचानक एक तेज चीख गूंजी और वह काला साया धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। विवेक ने राहत की सांस ली। साया अब जा चुका था। उसने ऊपर जाकर देखा कि दादी अब सामान्य थीं। उनकी आंखों में फिर से जीवन लौट आया था। उन्होंने विवेक को गले लगाया और कहा, तुमने हमें उस श्राप से मुक्त कर दिया। अब यह हवेली फिर कभी नहीं बोलेगी। लेकिन जब विवेक ने हवेली के बाहर कदम रखा तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, विवेक हम फिर मिलेंगे।
विवेक रुक गया, लेकिन उस पीछे मुड़कर नहीं। वह कुछ कदम कुएं के पास बढ़ा और उसके अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। तभी एक हल्की सी आवाज आई, किसी की धीमी धीमी पुकार। विक्रम ने कान लगाकर सुना। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही आवाज थी जिसके बारे में लोगों ने उसे बताया था। रात के सन्नाटे में घिरा हुआ एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था मीरगंज। यहां के लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक अजीब बात थी जो सभी को परेशान करती थी। कस्बे के ठीक बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग गुमनाम कुआं कहते थे। कहा जाता था कि उस कुएं से रात के समय किसी की मदद के लिए पुकारने की आवाज आती है, लेकिन जो भी उस आवाज को सुनकर कुएं के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कस्बे के लोग इतने डरे हुए थे कि अब उस कुएं के पास जाना तो दूर, वे उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते थे। किसी को नहीं पता था कि इस रहस्य के पीछे क्या है, लेकिन एक बात तय थी, इस कुएं में कुछ था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। विक्रम, जो एक खोजी पत्रकार था, इस रहस्य को सुलझाने के लिए मीरगंज आया था। उसे इस अजीब-ओ-गरीब कहानी के बारे में एक पुराने अखबार से पता चला था और उसका मानना था कि इस सब के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर होगी। वह बिना किसी डर के उस कुएं के रहस्य की तह तक पहुंचना चाहता था। विक्रम ने मीरगंज के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबने उसे इस मामले से दूर रहने की सलाह दी। कस्बे के एक बुजुर्ग ने उसे खास तौर पर चेताया। बेटा, अगर तुम्हें अपनी जान की सलामती प्यारी है तो उस कुएं के पास मत जाना। वहां जो जाता है वापस नहीं आता। लेकिन विक्रम पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने ठान लिया था कि वह इस गुत्थी को सुलझाए बिना वापस नहीं जाएगा। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों को तैयार किया और रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, विक्रम कुएं की ओर चल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। कस्बे की गलियां सुनसान थीं और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। विक्रम जब कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह कुआं बेहद पुराना और जर्जर हो चुका था। उसके चारों ओर उग आई झाड़ियां उसे और भी भयानक बना रही थीं। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वह कुछ कदम कुएं के पास बढ़ा और उसके अंदर झांकने की कोशिश करने लगा। तभी एक हल्की सी आवाज आई, किसी की धीमी धीमी पुकार। विक्रम ने कान लगाकर सुना। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही आवाज थी जिसके बारे में लोगों ने उसे बताया था। वह थोड़ी देर के लिए रुका, सोचने लगा कि क्या यह उसकी कल्पना थी या वास्तव में किसी की आवाज थी। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और तेज, जैसे कोई बहुत पास से बोल रहा हो। कौन है? तुम कहाँ हो? विक्रम ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा की तेज सरसराहट और उस अजीब पुकार की गूंज। विक्रम ने बिना समय गंवाए कैमरा चालू किया और कुएं के पास और करीब गया। उसने झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखा। कुएं की गहराई बेहद ज्यादा थी और वहां का अंधकार घना था। अचानक से कुएं के अंदर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। विक्रम एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि डरने से कोई फायदा नहीं होगा। तभी एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने विक्रम को पीछे से धक्का दिया हो। वह संतुलन खो बैठा और कुएं की ओर गिरने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कुएं के पत्थरों पर फिसल गए और वह कुएं में गिर पड़ा। अंधेरा घना था और गिरते ही वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अजीब जगह पाया। वह अब कुएं के भीतर था,
लेकिन यह कोई साधारण कुआं नहीं था। वहां एक लंबी संकरी सुरंग थी और उसके चारों ओर अजीब और गरीब चित्र बने हुए थे। सुरंग के अंत में हल्की रोशनी थी और एक अजीब सी गंध उसके नथुनों में भर रही थी। विक्रम ने खुद को उठाया और उस रोशनी की ओर बढ़ा। उसके दिल में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। यह सुरंग कहां जाती है? और सबसे बड़ी बात, वह आवाज किसकी थी? जब वह रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का तख्त पड़ा था और उस तख्त के चारों ओर कई लोग खड़े थे, लेकिन वे लोग इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे बेजान और आंखें बिल्कुल काली थीं। विक्रम ने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उनमें से एक ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने कांपते हुए कहा, मैं जानना चाहता था कि इस कुएं का रहस्य क्या है। उस व्यक्ति ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने एक गलती की है। जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। ये कुआं एक द्वार है और हम इसके रक्षक हैं। तुम्हें भी अब इसी का हिस्सा बनना होगा। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह लोग अब उसकी ओर बढ़ने लगे। कमरा अचानक से ठंडा हो गया और उसकी सांसें जैसे रुकने लगीं। विक्रम पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अंतहीन गहराई में गिर रहा हो। जब वह दोबारा जागा तो वह कुएं के बाहर था, ठीक उसी जगह जहां वह गिरा था। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। उसकी याददाश्त धुंधली थी और उसे ठीक ठीक याद नहीं था कि अंदर क्या हुआ था। वह जल्दी से उठकर कस्बे की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे देखकर हैरानी जताई। तुम लौट आए? ऐसा कैसे हो सकता है? गांव वालों ने पूछा। विक्रम ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ लेकर आया हूं। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और जब उसने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसकी धड़कन तेज हो गई। कैमरे में कुएं के अंदर की कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी, लेकिन आखिरी फ्रेम में एक काली आकृति उसके पीछे खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने कुएं के अंदर देखी थी। वह आकृति अब भी उसे देख रही थी। विक्रम बिना कुछ कहे कस्बे से चला गया, लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि वह अब भी उस गुमनाम कुएं का एक हिस्सा है।